ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो हमने आपसे वादा किया था कि महाराष्ट्र चुनाव के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसका पार्ट 1 हम रिलीज़ करेंगे आज। और जैसा मैंने आपको कहा था कि इस बार मैं उल्टा चलने वाला हूँ। मैं ये देखने वाला हूँ कि जो हमारे महाराष्ट्र की राजनीति में इम्पोर्टेंट 4-5 जन हैं, उनकी जन्मपत्री क्या बोल रही है। तो सबसे पहले उस कड़ी में आज हम माननीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव बाला साहब ठाकरे की जन्मपत्री के बारे में एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे कि ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं इसमें इनके क्या प्रॉस्पेक्ट्स बनते हैं। आपको याद है, नहीं तो आप मेरी टाइमलाइन पे जाके दे सकते हैं, जब सबसे पहले ये चीफ मिनिस्टर बने थे जुपिटर में केतु, ये इनकी जन्मपत्री हमने निकाल के रखी है। 27 जुलाई 1960 का इनका जन्म है। जुपिटर में केतु के अंदर सीएम बने थे। सबसे पहले हमने प्रेडिक्शन किया था कि उस समय ये सोचना भी बहुत मुश्किल था कि इनकी युति कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ होगी और ये लोग एक गवर्नमेंट बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली उसी समय कोविड भी आया, लेकिन हमने पहले से प्रेडिक्शन किया था कि उद्धव बाला साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता उनको। दशा आ गई थी। गुरु जो है इनका जनता के घर में बैठा हुआ है, चतुर्थ स्थान में रेट्रोगेटिव हो गए। और उसमें जैसे ही केतु आया, जो छठे घर कंपटीशन और दुश्मनों के हाउस में था, और ट्रांजिट उस समय अलग थे, बड़े फेवरेबल ट्रांजिट थे, तो इनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी एक बार मिलनी थी। लेकिन उसी के साथ हमने ये भी प्रेडिक्शन किया था कि ये गवर्नमेंट अपना टेनर पूरा नहीं करेगी और एक अप्रॉक्सीमेटली टाइमलाइन बताई थी। आप मेरे ट्वीट्स जाके देख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ आपने देखा, और एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। उसका प्रेडिक्शन भी हमने समय से पहले किया था, जब सब लोगों को ये लगता था कि अब बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी और देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तब हमने ये वहाँ पर ट्वीट भी किया और वीडियो भी बनाया कि शिंदे साहब की राहु की महादशा चल रही। मैं आपको बता चुका हूँ, किसी भी पॉलिटिशियन की जब राहु की महादशा चलती है तो वो एक एज लेके आ जाता है। आसपास में आजू बाजू में जितनी भी हॉरोस्कोप हैं उसकी वो नगण्य हो जाती हैं और उसको चांस मिलता है। और आप देखिए, उसके बाद इतनी बार ये सब हुआ कि गवर्नमेंट आज गिरेगी तब गिरेगी। हमने कहा था आपको ये गवर्नमेंट अपना टेनर पूरा करेगी, और अब आप देखिए हम इलेक्शन के मुहाने पे आके खड़े हैं। ये सब प्योर एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। मैं वापस से बोल दूं, ना मेरा किसी दल से कोई संबंध है। आपने देखा, जब पूरी दुनिया बात करी थी मोदी जी की 400 सीट आएंगी, तब हमने ही सबसे पहले आके बोला कि 270 भी नहीं आएंगी। पूरी दुनिया बोल रही थी कांग्रेस खत्म हो जाएगी, हमने बोला राहुल गांधी का स्ट्रेचर बढ़ने वाला है, नेता प्रतिपक्ष बन के बैठ गए। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्योर एस्ट्रोलॉजी क्या जन्मपत्री बोल रही है, उसका एनालिसिस आज आपके सामने हम पेश करेंगे। कन्या लगन की जन्मपत्री है उद्धव बाला साहब ठाकरे की। जुपिटर और सैटर्न 4th हाउस में। एक बहुत बड़ा लैकुना इनकी जन्मपत्री में जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है चंद्र राहु का ग्रहण योग 12th हाउस के अंदर। अब इस ग्रहण योग का प्रभाव आप देखिए। कोई भी काम हम तो यही मानते हैं कि सितारों की इच्छा के बगैर होता नहीं। तो चंद्र राहु का ग्रहण योग ने क्या किया है, बाला साहब ठाकरे की जो चारिस्मेटिक एक पर्सनैलिटी थी उसकी लीगेसी को ये लेके आगे आ रहे थे। उस घर में पैदा हुए, नो डाउट इनके कुछ तो प्लैनेट्स ऐसे बैठे ही हैं जब उस घर में इनका जन्म हुआ, लेकिन जो करिश्मा उनका था महाराष्ट्र के अंदर, जो महाराष्ट्र की राजनीति को जानते हैं उनको अच्छे से पता है, वो करिश्मा ये प्रोड्यूस नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग 12th हाउस में आया और कई बार इन्होंने डिसीजन जो हैं वो इमोशनल होके लिए। इमोशनल डिसीजन होने के कारण पार्टी भी टूटी, लोग भी छोड़ के गए और आपने देखा कि गवर्नमेंट भी गिरी। ये सब
सितारों ने एक जाल बुन के रखा हुआ था जिसके फेरे में ही आ गए। अब इलेक्शन की डेट्स अभी तक नहीं आई हैं, लेकिन हमें ये पता है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन नवंबर, जो कि चुनाव आयोग ने हमें बताया कि नवंबर में होने वाले, तो हम नवंबर का ट्रांजिट देख सकते हैं। सबसे पहले हमने महाराष्ट्र की जन्मपत्री देखी है और महाराष्ट्र की जन्मपत्री में ये लाइन मैं अपने हर तीनों चारों वीडियो जो भी महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बनेंगे उसमें बोलूँगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। 2028 तक महाराष्ट्र की कुंडली में एक काल सर्प योग लगा हुआ है, तो कोई भी गवर्नमेंट यहाँ से जो भी बनेगी इस बार भी, वो एक कोएलिशन गवर्नमेंट ही हो सकती है। किसी भी दल को इतनी सीटें नहीं मिलने वाली हैं कि वो एक परफेक्ट गवर्नमेंट अपने से बना सके। आपको पता है 3 जने इधर खड़े हैं, 3 जने उधर खड़े हैं, 3 पार्टियां इधर खड़ी हैं, 3 पार्टियां इधर खड़ी हैं। महायुति और महाआघाड़ी के बीच में महामुकाबला है और ये महामुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। उद्धव साहब को अक्टूबर 2025 तक अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि उनके 6th हाउस में केतु बैठा है। 6th हाउस का केतु ये हॉस्पिटल और स्वास्थ्य का भी हाउस है। 12th हाउस से रिलेशन बना हुआ उसका, और अनफॉर्चुनेटली इसी केतु के ऊपर से शनि का ट्रांजिट जा रहा है। 6th हाउस से शनि का ट्रांजिट अचानक स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। अक्टूबर 2025 तक इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। पहले भी इनके कई बार स्वास्थ्य में गड़बड़ हो चुकी है। जब ये चीफ मिनिस्टर थे तब भी हमने ये बात बोली थी कि इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य इनको एक लेवल से आगे काम करने की अनुमति देगा नहीं। और इलेक्शन में आपको पता है बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत सारी सभाएं लेनी पड़ेंगी। हालांकि ये कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि ये जो शनि का ट्रांजिट केतु के ऊपर से जा रहा है 6th हाउस में, ये कोई ऐसी डिजीज़ भी कराता है कई बार जिसका डायग्नोसिस होने में टाइम लगता है या इलाज होने में टाइम लगता है। और ऑलरेडी इनकी 1-2 सर्जरीज हो चुकी हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। अब ये जो ट्रांजिट है केतु का, राहु केतु का ट्रांजिट कहाँ से जा रहा है? कन्या लगन की जन्मपत्री है, आपको अच्छे से पता है। राहु केतु इस समय मैंने आपको कहा इवेंट, राहु केतु गुरु शनि, इसका ट्रांजिट इवेंट क्रिएट करता है। तो सबसे पहले केतु इनके लगन से जा रहा है और 7th हाउस, 7th हाउस किसका हाउस है? आपके अपोनेंट का हाउस है, वहां से जा रहा है राहु। 7th हाउस अपोनेंट का हाउस, वहां से राहु का ट्रांजिट इस समय चालू है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें ये जुपिटर में मून की दशा के अंदर थे। जुपिटर में मून इनका 17 अप्रैल 2024 से 17/8/2025 तक है। उसके बाद इनकी जुपिटर में मार्स की दशा शुरू होगी, लेकिन 17 अगस्त 2025 तक ये उसी दशा में है जिस दशा में इन्होंने अभी लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब लोकसभा चुनाव में आपको भी पता है इनकी कितनी सीट आई, कितनी सीटें लड़ी और क्या इन्होंने सोचा था, क्या वैसा हुआ? नहीं, वैसा नहीं हुआ। क्या ये सबसे बड़ा दल बन के उभरे? नहीं, ये नहीं उभर पाए। सबसे बड़ा दल बन के उभरा कौन? कांग्रेस। अगर आप रेशो की बात करेंगे परसेंटेज वाइज, हाउ मैनी सीट्स, कितनी सीट लड़ी, कितनी सीट जीती, तो वहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मार ली। और इवन शरद पवार जी की जो पार्टी थी उसने भी बाजी मार ली। ये 3rd नंबर पे थे स्ट्राइक रेट के मामले में। और सामने इनका मुकाबला था एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना। अब ये शिवसेना 2 पार्ट में बटी हुई है, हमें उसमें नहीं पढ़ना कौन असली है कौन नकली है, लेकिन आज की डेट में ये मशाल पे लड़ रहे हैं, वो धनुष बाण पे लड़ रहे हैं, है दोनों शिवसेना। उनको भी अगर आप कंपेयर करोगे तो उनका स्ट्राइक रेट इनसे बेटर था। तो वो जो इनके मन में एक ये सोच है कि मुझे कोई सहानुभूति का कोई एंगल मिलने वाला है, या महाराष्ट्र की पब्लिक जिस तरह से बाला साहब ठाकरे के पीछे चलती थी, क्या इनके पीछे चलने वाली है, वो इस जन्म पत्री में वो करिश्मा दिखाई नहीं देता है। वरना इतने लोग इनके दल को छोड़ के जाते नहीं, क्योंकि चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है। जुपिटर और सैटर्न
जनता के घर में 4th हाउस में रेट्रोगेटिव होके बैठे हैं। अभी ट्रांजिट में भी जुपिटर रेट्रोगेटिव है, सैटर्न भी रेट्रोगेटिव है। और नवंबर में जब ये चुनाव होंगे, मैंने आपको अमेरिकन इलेक्शन के समय भी बताया था, ये देखिए आप, बड़ी खूबसूरत रचना है। नवंबर में जब ये चुनाव होंगे, वहीं पर शनि अपना रेट्रोगेशन रोक के स्टेशनरी होगा और फिर डायरेक्ट होगा। ये चीज़ इनको एकदम अकस्मात कोई ऐसा सडन सरप्राइज दे जाएगी कि ये जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी ना हो। अभी बीच में बात उठी थी कि इनको चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा घोषित किया जाएगा, लेकिन इनकी जन्मपत्री देख के मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि ये दोबारा चीफ मिनिस्टर बनेंगे महाराष्ट्र के। इनका टाइम चीफ मिनिस्टर बनने का जो था वो ओवर हो चुका है। अब इनको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सबसे बड़ा ध्यान रखना है अपने लोगों को बचाने का। इनके साथ में अभी ये भी हो सकता है, क्योंकि ये जो राहु और केतु के जो ट्रांजिट हैं, ये बता रहे हैं कि अचानक से वापस से कई करीबी लोग इनसे दूर जा सकते हैं, और वो भी ऑल ऑफ द सडन। अभी तो इलेक्शन की डेट्स अनाउंस नहीं हुई, इलेक्शन की डेट्स अनाउंस होने में टाइम है, लेकिन अभी भी आप देख रहे हो कि धीरे धीरे कभी कभी सुनने में आता है, कभी ये छोड़ रहा है, कभी वो पदाधिकारी छोड़ा, कभी नगर सेवक ने छोड़ा। तो इनको इसको बांध के रखने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ग्रहों से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहें कोशिश करें तो भी, क्योंकि दशा चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है और चंद्रमा इनका ग्रहण योग के अंदर है, और अक्टूबर में कुछ एक्लिप्सिस भी हैं जो इनकी जन्मपत्री के हिसाब से इनके लिए अच्छे नहीं हैं। तो ना तो मुझे ये लगता है कि इनको चीफ मिनिस्टरशिप का कोई ऑफर कहीं से मिलने वाला है। इसके लिए कांग्रेस और शरद पवार साहब बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे। उनको जो गेम करना था उस समय उन्होंने कर लिया। अब अगर इनको चीफ मिनिस्टर घोषित करते तो भी ये चीफ मिनिस्टर बनते हुए दिखते नहीं है, क्योंकि नवंबर में जो इनकी दशा आ रही है या नवंबर से आगे जो हम जा रहे हैं, तो हमें कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये महाराष्ट्र की राजनीति में कोई हेल्म ऑफ द अफेयर में आने वाले हैं। वाई? क्योंकि ट्रांजिट, अंतर्दशा, प्लैनेट्स की पोजीशन, प्लैनेट्स की एनर्जी काफ़ी वीक होती जा रही है। ये जिस समय आपने देखा इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप का पद जब लिया, तब भी आपको देखो पता, मैंने हमेशा कहा है कि आप किसी स्टेट हेड, जैसे कोई प्रदेश का हेड कोई कुर्सी संभालता है, कोई देश का हेड कोई कुर्सी संभालता है, उसकी दशा अंतर्दशा उस प्रदेश पे या उस देश पे काफ़ी कुछ प्रभाव डालती है, इसीलिए उसको चुन के डेस्टिनी लेके आती है। तो इनको डेस्टिनी को संघर्ष कराना था वहाँ पर। आपने देखा कोविड आ गया, अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया। अब इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोविड आ गया और वो इनके ही टेनर में आया और काफ़ी कुछ इनको संघर्ष करना पड़ा वहाँ पे। एक स्मूथ 2.5 साल का टेनर इनको मिला नहीं, वो मिल भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि चंद्रमा राहु, में बार बार आपको कह रहा हूँ, ये बड़ा एक ग्रहण योग है, इसकी विशेष पूजाएं होती हैं। अब मुझे नहीं पता है ये कोई ज्योतिषी ने इनको ये बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन अगर बताया होता तो ज़रूर इनको कुछ फ़र्क पड़ता। अभी भी जो केतु और राहु का ट्रांजिट है, लगन से केतु, सप्तम से राहु, छठे हाउस से शनि। अच्छा, छठे हाउस का शनि केतु के ऊपर से जा रहा है। केतु क्या है? डिटैचमेंट। केतु कुछ देता नहीं है, केतु हमेशा कुछ लेता है। उसके साथ शनि और मिल गया तो ये इनको सत्ता की तरफ नहीं ले जा रहा है, इनको सत्ता से दूर ले जा रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस क्लियर कट ये बता रही है कि ये सत्ता के करीब नहीं जा रहे, ये सत्ता से दूर जा रहे हैं, क्योंकि शनि इनको जाने नहीं देगा सिंहासन पे। उसके लिए फिर इनका क्या होता है कि सूर्य बहुत मजबूत होता है या तो, लेकिन वो सूर्य भी काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि जब ये इलेक्शन होंगे 16 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में, सूर्य भी इनके सेकंड हाउस में नीच का है। सेकंड हाउस क्या है? वाणी का हाउस है। क्या हो सकता है इनके साथ? कोई भी विवादास्पद बयान ये दे सकते हैं। इनकी वाणी पे जाके नीच का सूर्य बैठ गया है।
कोई भी विवादास्पद बयान या कोई ऐसा बयान जो बाद में विवादों की श्रेणी में आ जाए। आपने देखा अभी लोकसभा के चुनाव में बहुत सारे नेताओं ने विवादास्पद बयान दिए जो बाद में उनको तकलीफ में डाल गए। जैसे मोदी जी ने 400 पार का नारा दे दिया, एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता ने बोल दिया कि हम संविधान चेंज करेंगे। वो एक सेंटेंस कितनी बड़ी मार दे गया आप देखिए। तो ये एस्ट्रोलॉजी कराती है। जब ग्रहों को अपना काम करना होता है तो सेकंड हाउस में इनका सूर्य, इनसे कोई विवादास्पद बयान दिला सकता है। एक चीज और इनके साथ हो सकती है कि इनके जो एलाइज हैं, आज ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में है, मगर आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि शरद पवार साहब का नेक्स्ट मूव किसी की समझ में नहीं आता वो क्या करने वाले हैं। जब इनको चीफ मिनिस्टर बनाना था तब किसी को समझ में नहीं आया कि शरद पवार साहब क्या करने वाले हैं। अब जब ये चाहते हैं कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप में जाऊं या मेरा चेहरा घोषित हो, तो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा ही शरद पवार बने हुए हैं। और मुझे यहां तक लगता है कि अगर ऐसा मौका कुछ आया कि इनका नाम आगे बढ़ा या कुछ हुआ, या एंड टाइम पर जाकर इनको अगर कोई डिच कर सकता है, तो वो वापस से शरद पवार हो सकते हैं। हमने इन दोनों की कुंडली देखी है। शरद पवार साहब की बात मैं अभी ज़्यादा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में नहीं है और उनकी पार्टी से भी कोई चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में नहीं है। चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में अभी 3-4 नाम ही हैं जिनका हम चारों नामों का हम एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे। अगेन, नो पर्सनल ग्रजेस अगेंस्ट एनीबडी। मैंने ही सबसे पहले आपको कहा था कि ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे और मैंने ही सबसे पहले कहा था कि अब इनकी चीफ मिनिस्टरशिप जारी है। इनको विवादों से दूर रहना चाहिए, इनको अपने दल को संभालना चाहिए, इनको ये चीज़ अच्छे से समझनी चाहिए कि मैं सहयोग कर सकता हूँ, मैं अब हेल्म ऑफ द अफेयर में नहीं आ सकता। और अक्टूबर 2025 तक इनका स्वास्थ्य इनका साथ नहीं दे रहा है। इनको समय समय पर डॉक्टरी जांच करवाते रहने चाहिए। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि ये दीर्घायु हो। बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं, उनके लीगेसी को आगे ले जाएं, उनके विचारों को आगे ले जाएं। लोग अच्छे से जानते हैं जो बम्बई में रहते हैं कि बाला साहब ठाकरे बॉम्बे के लिए क्या थे। भगवान का दर्जा उनको यहाँ मिला, ऐसे ही नहीं मिला। उन्होंने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम किए थे, लेकिन वो चीज़ यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जो करिश्मा उन्होंने प्रोड्यूस किया, उस करिश्मा को इनको बहुत आगे तक ले जाना चाहिए था। इवन राज ठाकरे साहब के साथ भी ये साथ में नहीं हो सके। अगर ये दोनों साथ में होते तो कितनी बड़ी एक लीगेसी आगे जाती। वो भी नहीं साथ में जा पाए। क्यों? चंद्रमा राहु। क्यों इनका दल टूटा? चंद्रमा राहु, सप्तम में केतु, चंद्र से लगन से सप्तम में केतु, नहीं बचा पाए अपने दल को क्योंकि ट्रांजिट ऐसे आ गए थे। अब मैं कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं हूँ, मुझे एनालिस्ट नहीं हूँ, मुझे ये एनालिसिस नहीं करना कि इनका दल क्यों टूटा, उन्होंने सही किया गलत किया, लेकिन हुआ ना, नुकसान तो हुआ ना। आज भी उनका कोर्ट में केस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन कुछ भी उनके फेवर में आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि दशाएं वैसी चल रही है। मैंने आपको पहले ही कहा, गुरु ने उनको एक बार दे दिया, लेकिन गुरु कलयुग में गुरु का जो ट्रांजिट, अभी भी गुरु का ट्रांजिट उनके मंगल और गुरु उनके साथ में हैं। भाग्य स्थान से गुरु का ट्रांजिट जा रहा है, लेकिन मैंने आपको कहा ना, जहां गुरु बैठ गया वो उसकी हानि करता है। गुरु भाग्य की ही हानि करे चले जा रहा है। पिछली बार जब जुपिटर में ये दशा में ये चीफ मिनिस्टर बने थे, और इस बार जो ट्रांजिट अलग है, इसीलिए मैं कहता हूं ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नटशेल ये निकलता है कि उद्धव साहब, आपका प्रदर्शन जैसा लोकसभा में था उससे भी कमतर रहने की आशंका है इस विधानसभा में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, मैं किसी भी दल का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, ना मैं भक्तों की श्रेणी में शामिल हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि बीजेपी ना अपनी हर गलती से सबक सीखती है। ये बाकी के दल अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखते। जिस तरह से आज बीजेपी काम कर रही है इस समय इस इलेक्शन के लिए, और सबसे हतप्रभ करने वाली बात यह है कि
जब हम लोकसभा में लोगों को समझा रहे थे कि 400 सीटें नहीं आ रही, आपकी 270 भी नहीं आएंगी और महाराष्ट्र आपको बड़ा डेंट देगा, तब ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, महाराष्ट्र तो हमारा है। अब इन्होंने इस गलती से सबक लिया है, अब ये लोग ग्राउंड पे उतरे, तो इसका इफेक्ट आएगा, इसका इफेक्ट आएगा। हम आगे आने वाले उसमें बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि 2028 तक अगर बीजेपी भी ये सोच रही है कि उनकी कोई गवर्नमेंट अपने आप से बनने वाली है, वो कितनी भी सीटें लड़ ले, बिना कोएलिशन के गवर्नमेंट महाराष्ट्र में नहीं बनने वाली। बिल्कुल किसी कीमत पे कोई भी तरफ से आप देख लो, कोई भी गवर्नमेंट होगी वो कोएलिशन की ही गवर्नमेंट होगी। अब शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब वाली शिवसेना जो है, इसका प्रदर्शन कैसा रह सकता है? ये सेम दशा में, अब आप सोच लो, लोकसभा में जो उन्होंने किया था उससे ऊपर नहीं जाते दिखते मुझे, उससे नीचे ही जाते दिखते हैं। इनको जो वोट मिले, जो परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा, ये कांग्रेस को भी अब समझ में आ चुका है कि ये हमने वोट ट्रांसफर किए इनको। कुछ जो इनका एक कोर वोटर था उसमें तो डिवीजन हुआ है, क्योंकि ये बीजेपी से लड़ रहे हैं सामने, एक शिवसेना जो इनके यहाँ से टूट के गई उससे लड़ रहे थे, वहाँ ये 3 जनों में वोट डिवीजन हो रहा है। वोट डिवीजन किस पार्टी का नहीं हुआ था? वोट डिवीजन नहीं हुआ था कांग्रेस का। तो कांग्रेस क्यों इनको चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा देगी? क्लियर कट मना कर दिया कांग्रेस ने। ये दिल्ली भी जाके आए, और राहुल गांधी जी का जो समय चल रहा है, जो उनकी सोच चल रही है, वो इस बात पर राजी होने ही नहीं वाले, और अगर होंगे तो सबसे बड़ी गलती करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने चीफ मिनिस्टरशिप का कोई चेहरा घोषित कर दिया और बाद में उस दल का प्रदर्शन ही वैसा नहीं रहा और आपकी सीटें ज़्यादा आ गई, तब फिर आप क्या करेंगे? बात तो यहाँ उठ रही है जो हम पढ़ते हैं न्यूज़ में कि कांग्रेस कोई चेहरा घोषित करने के उसमें है। तो अभी तो पहले इन तीनों के बीच में जो सीटों का बंटवारा होना है ना, शरद पवार साहब, उद्धव ठाकरे साहब और कांग्रेस, जो भी नाना पटोले या जो भी उनके यहाँ पर बॉम्बे में हैं। लेकिन ये कैसे होगा, अभी तो ये देखना भी बहुत वो है, कौन दल सबसे ज़्यादा सीटें लड़ेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक रेट के हिसाब से तो कांग्रेस इज मच बेटर देन इन दोनों दलों का क्या होने वाला है। और इनकी जन्मपति तो क्लियर कट ये बता रही कि इनका जो गोल्डन टाइम था, वो बोलते हैं ना कि हॉरोस्कोप में हमेशा एक ऐसा गोल्डन टाइम आता है जो आदमी पीक पे होता है। अगर मैं इनका सलाहकार होता तो मैं इनको क्या सलाह देता? अगर इनका सलाहकार होता तो मैं इनको सबसे पहले बोलता कि आपने जब अपने पिता के ही फुट स्टेप्स को कॉपी करता रहना चाहिए था। आपको चीफ मिनिस्टरशिप के लिए जाना ही नहीं चाहिए था। वो ठीक है, आपका योग आया था, लेकिन आपको सबक लेना चाहिए। बाल ठाकरे साहब ने क्या किया था? उन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाए, वो कभी खुद चीफ मिनिस्टर नहीं बने और रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। ना दल टूटता ना कुछ होता। सोनिया गांधी ने क्या किया? आपने फौरन का मुद्दा उठाया लोगों ने, उन्होंने क्या किया? मनमोहन सिंह को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, 10 साल आराम से सत्ता चलाई। आपको भी पता है, मुझे भी पता है हेल्म अफेयर में कौन था। ऐसे ही बॉम्बे में हर एक आदमी को पता है, चाहे नारायण राणे चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे मनोहर जैसी चीफ मिनिस्टर रहे हो, चाहे XYZ कोई भी चीफ मिनिस्टर रहा हो, बाल साहब ठाकरे ने हमेशा जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी उनका सत्ता में दखल था, और जब उनकी खुद की गवर्नमेंट थी या बीजेपी गवर्नमेंट थी तब भी उनका सत्ता में दखल था, और बहुत अच्छा खासा दखल था। तो उस लीगेसी को आगे ले जाना चाहिए था। ये सोच प्लैनेट्स ने इनके अंदर पैदा नहीं होने दी। इन्होंने कई चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, वहीं गलती कर दी। लेकिन ये इनकी जन्मपत्री में लिखा हुआ था। आप ये नहीं बोल सकते इन्होंने ऐसा क्यों किया। क्योंकि ग्रहों ने करवाया इनसे। मोदी साहब ने 400 का नारा क्यों दिया? करवाया ग्रहों ने उनसे कि दो 400 का नारा तुम। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे 270 से कम आएंगे, तब तुम्हें सीख मिलेगी। आप पहले ही अगर हम्बल रहते तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपने 400 का नारा देके गड़बड़ कर दी। लेकिन यहाँ ये स्टेट इलेक्शन है, और अब ये भी बता दूं आपको कि दूसरे जो स्टेट इलेक्शन होने वाले हैं उसका महाराष्ट्र के इलेक्शन पे असर नहीं होगा। महाराष्ट्र की राजनीति एकदम अलग चल रही है। यहाँ पर जो 4 स्टालवर्ड्स की जन्मपत्री में देख रहा हूँ वो अलग ही ढर्रे पे चल रहे हैं। तो मेरा नटशेल ये है, उद्धव बाला साहब ठाकरे चीफ मिनिस्टरशिप की रेस में नहीं है। ज्योतिष के हिसाब से
इनका दल कुछ सीटें ले सकता है, लेकिन सत्ता तक जाते हुए मुझे कहीं से भी ये दिखाई नहीं दे रहे। ना इनके सहयोग से कोई मुझे ऐसा काम होता दिख रहा है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में इनका कोई से हो इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर। एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस मैंने आपको जो मेन रीजंस थे वो बता दिए। ये ट्रांजिट ये बता रहा है मेरे को कि ये सत्ता के से दूर जा रहे हैं, पास नहीं जा रहे। चंद्र लगन से 7th हाउस में सैटर्न का ट्रांजिट है। अगर हम चंद्र लगन से देखें तो दोनों तरह के लगनों से हम देखते हैं। अगेन अपोनेंट के हाउस में सैटर्न का जाना, वो भी रेट्रोग्रेशन डायरेक्ट, और ये होना, देखो आप नेचर कैसे काम करता है। ये नवंबर के महीने में ही ये सब कुछ होना है। तो बीजेपी को भी मालूम है कि इसी महीने को क्यों चुन रहे हैं वो नवंबर को ही। ये इधर वालों को भी मालूम है कि नवंबर में चुनाव कराने का मतलब क्या है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई बात तो है। अब जुपिटर रेट्रोगेटिव और सैटर्न जो रेट्रोगेटिव इनके जनता के घर में बैठे हुए हैं, तो जनता से वो सहयोग अपेक्षित नहीं है। हाँ, इनकी भी फॉलोअर्स हैं, कुछ लोग हैं जो आज भी शिवसेना को मानते हैं, लेकिन उसमें भी डिवीजन कर दिया। सैटर्न ने डिवीजन कर दिया, 2 पार्ट में उसको विभक्त कर दिया। तो सैटर्न इनको सिंहासन के पास नहीं ले जा रहा, इनको सिंहासन से दूर ले जा रहा। तो मेरा नटशेल पहला पार्ट, महाराष्ट्र इलेक्शन, उद्धव बाला साहब ठाकरे सत्ता से दूर जा रहे हैं, सत्ता के करीब नहीं जा रहे। मुझे कोई भी एंगल से नहीं लगता कि चीफ मिनिस्टर दोबारा बन सकते हैं। उल्टा इनको अपने स्वास्थ्य का, अपने दल का, अपने आसपास के जो सहयोगी हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। इनको इनके सहयोगी दल और इनके खुद के लोग डिच कर सकते हैं और सरप्राइज हो सकता है। ऑलरेडी काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन वो जाने का कोई कारण है। वो प्लैनेटरी ट्रांजिट अभी भी चालू है, वो ख़त्म नहीं हुआ है। जब तक वो लास्ट दिन तक वो ख़त्म नहीं होगा तब तक ये परिस्थिति चालू रहेगी। ये मेरा एक आकलन है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे देवेंद्र फडणवीस साहब के बारे में, क्या उनकी कुंडली कहती है। बीजेपी भी अगर ये सोच रही है कि वो अकेले गवर्नमेंट बना लेगी, तो मैंने आपसे बताया 2028 तक ये पॉसिबल ही नहीं है। महाराष्ट्र में गवर्नमेंट किसकी बनेगी, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सा दल कितनी सीट लेके आता है, ये महाराष्ट्र में इम्पॉर्टेंट है ही नहीं। किस दल के कारण गवर्नमेंट नहीं बन सकती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका खुलासा इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम हम करेंगे। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को। मेरा ये एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है। अगेन, ना मैं उनको जानता, ना मैं उनसे मिला, ना मैं इधर वालों को जानता, ना मैं उधर वालों को जानता। मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पेश कर रहा हूँ। किसी को ख़राब लगे, किसी को अच्छा लगे, आई एम एन एस्ट्रोलॉजर, आई हैव टू से। और मैं इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ ना न्यूज़ देख के ना वो देख के। बीजेपी वाले ही कहने लगे हैं कि इस बार शायद हमारी गवर्नमेंट ना आए। जो बीजेपी के स्टॉन्च सपोर्टर मुझसे लोकसभा में बहस कर रहे थे कि हमारी गवर्नमेंट आएगी, हमारी गवर्नमेंट आएगी, 400 सीट आएंगी, वो बोलने लगे विधानसभा में बहुत मुश्किल है। तो मैं उनको कह रहा हूँ, तुम इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हो चीज़ों से? अब तुम क्यों इतने डिमोरलाइज हो रहे हो जब मोरलाइज होने का टाइम आ रहा है? हम बताएंगे, आगे आने वाली वीडियो में बताएंगे सरकार किसकी बनेगी, चीफ मिनिस्टरशिप के सबसे पास कौन जा रहा है, किसके सर पे ये ताज सजने वाला है। अगेन, मैं 100% रॉन्ग जा सकता हूँ, ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, लेकिन जो है तर्क के साथ है। और आपने पुराने मेरे प्रेडिक्शन बहुत अच्छे से देखे हैं। बिल्कुल भी बिना इन्फ्लुएंस हुए मैं प्रेडिक्शन करता हूँ। जो एस्ट्रोलॉजी बता रही है वो बता रहा हूँ। नमस्कार।